नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के हम आपके प्रैक्टिस सेट बात करेंगे। आपके बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और वो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो सारे प्रश्न कर रहे हैं न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। A to Z पूरा यहीं से आपका पूछा जाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस प्रैक्टिस सेट अटेंड करने के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हम करने वाले हैं, लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। जिसमें से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भिन्न एमिनो अम्लों के लिए 64 कोडोन में से केवल 61 कोडोन ही कूटित होते हैं। आनुवंशिक कूट का यह लक्षण कहलाता है। तो आनुवंशिक कूट का यह लक्षण आपका अपहास कहलाता है। कुछ एमिनो अम्लों को एक से अधिक कोडोन कोड करते हैं और इसे कोड की अपभ्रष्टता या अपहार कहते हैं। जैसे ल्यूसीन तथा अर्जिनिन के लिए 6 कोडोन होते हैं। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, स्नायु मुख्यतः बना होता है रेटिकुलिन, इलास्टिन का, मायोसिन का, कोलेजन का। स्नायु मुख्यतः किसका बना होता है? तो जो स्नायु होता है दोस्तों, वह आपके इलास्टिन का बना होता है। दो अस्थियों को जोड़ने वाली पीली रेशेदार डोरियां या स्नायु पीत लोचदार तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। इस ऊतक के मैट्रिक्स में पीले लोचदार इलास्टिन के तंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? जनन वर्णक है, श्वास वर्णक है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन एक क्या कहला जाएगा? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक हमारा श्वास वर्णक कहला जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक लौहयुक्त लाल रंग का श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। O2 और CO2 का कार्य करता है। मादा में सहायक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देता है। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो मादा में जो सहायक लैंगिक लक्षण होता है उसको कौन बढ़ावा देता है? उसको एस्ट्रोजन बढ़ावा देता है। एस्ट्रोजन यौनावस्था आरंभ होने पर गर्भाशय अर्थात योनि, वेजिना, आपके भगशिश्न व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। यह गौण लैंगिक लक्षणों पर प्रभाव डालकर नारी विकास को प्रभावित करता है, इसलिए इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजनी तुर्क में मुख्य प्रोटीन होती है। ट्यूबलिन होती है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या डायनिन की बात करते हैं। तो सूत्री विभाजनी तुर्क में मुख्यतः जो प्रोटीन होता है वह आपका ट्यूबलिन होता है। ठीक है। सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वह अशाखित, खोखली, उप सूक्ष्मदर्शी नलिकाएं होती हैं, जो रोम, कच्छाभिका, सेंट्रियोल तथा तुर्क उपकरण का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जाति जो कम प्रजनन दर होने के कारण विलुप्त हो रही है, कौन सी जाति है? शेर, गंजाबाज, विशाल पांडा या टापू प्रजातियां। किसके कारण? वह जाति जो कम प्रजनन होने के कारण जो है विलुप्त होती जा रही है और वह कहलाती है विशाल पांडा। विशाल पांडा जो है कम प्रजनन दर के कारण यह विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, एक्वस यानी नेत्रोद और बिट्रस यानी कछाव द्रव किसके द्वारा विभाजित होता है? लेंस द्वारा, आइरिस द्वारा, रेटिना द्वारा या द्रक तंत्रिका द्वारा आपका विभाजित होता है। तो एक्वस और बिट्रस जो है ये दोनों द्रव किसके द्वारा विभाजित होते हैं? ये दोनों द्रव द्वारा लेंस द्वारा विभाजित होते हैं। आइरिस के पीछे एक पारदर्शी उभयोतल तथा संयोजी ऊतक का बना लेंस स्थित होता है
और कॉर्निया व लेंस के बीच का भाग तेजोजल या एक्वस ह्यूमर तथा लेंस व दष्टिपटल के बीच का भाग कछाव जल से भरा होता है, अर्थात एक्वस ह्यूमर तथा बीटस ह्यूमर लेंस द्वारा विभाजित रहते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय विभव किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो सक्रिय विभव होता है वह सभी लोग लगभग जानते हैं कि वह आपके Na+। जी हाँ, सक्रिय विभव एक सान कला के आर पार वैद्युत विभवांतर को प्रदर्शित करता है और सक्रिय विभव Na+ द्वारा उत्पन्न होता है। एक बच्चे में पूंछ की उपस्थिति का उदाहरण क्या कहलाता है? पूर्वजता का, अपसारी विकास का, अभिसारी विकास का या उत्परिवर्तन का कहला जाता है। तो एक बच्चे में पूंछ की उपस्थिति का उदाहरण कहला जाएगा और वह कहला जाएगा पूर्वजता का। कभी कभी जीव जातियों में आकस्मिक रूप से ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो बहुत समय पूर्व उनके पूर्वजों में पाए जाते थे। यह पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है, जैसे शिशु में छोटी मूंछ, कैनाइल दांत, चूचकों की संख्या में 2 से अधिक आदि, ये सारी चीजें। अगला है, निम्न में से कौन जो अमर है? प्लाज्मा कोशिका, जनन कोशिका, मस्तिष्क कोशिका या वृक्क कोशिका, इनमें से अमर आपका कौन से है? तो जो इनमें से आपका अमर कहला जाता है वह कहला जाता है जनन कोशिका। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं नर्स हैं, प्रजनन हैं, ग्राही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो सर्टोली कोशिकाएं जो है यह वृषण में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं कौन सी कोशिका कहलाती है? तो यह कोशिका जो होती है नर्स कोशिका कहलाती है। वृषण की शुक्र जनन नलिका के बीच बीच में कुछ अवलंबी कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, उसी को हम बात कर रहे हैं, नर्स कोशिका। अगला प्रश्न है, रूपनी का अंग संवेदी कौन सा कहलाता है? ऊष्मा के लिए है, ठंड के लिए है, दाब के लिए है, स्पर्श के लिए है? तो जो आपका रूपनी अंग का संवेदी कहलाता है वह आपका ऊष्मा के लिए होता है। त्वचा में उपस्थित रूपनी के कण ऊष्मा के लिए संवेदी होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? कारक 6, कारक 7, कारक 8, कारक 9। तो हीमोफीलिया जो है किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? और यह आपके कारक 8 अनुपस्थिति के कारण होता है। देखिए, रुधिर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन या कारक 8 की कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर बहता रहता है। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होता है। अगला है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रभाव डालता है प्रतिवर्ती क्रिया पर, संवेदी अंगों पर, आंतरिक अंग पर या इनमें से कोई नहीं? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वह किस पर प्रभाव डालता है? तो वह आपके आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालता है। किसके पर? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आरेखित तथा हृदय पेशियों और ग्रंथियों को तंत्रिका एकत्र करता है और यह अनैच्छिक या स्वचालित शरीर क्रियाओं से संबंधित होता है, जैसे आहार नाल का क्रमाकुंचन तथा हृदय का धड़कना। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों, हम जानते हैं कि थायरॉक्सिन शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है और एक ह्यूमन बीमारी जिसमें शरीर की कोशिकाएं थायराइड की कोशिकाओं पर आक्रमण करती हैं कहलाती हैं। हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे, आपके हाशिमोटो रोग की बात करेंगे, ग्रेव रोग की बात करेंगे, टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे। तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जानते हैं कि थायरॉक्सिन शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है और एक इम्यून बीमारी जिसमें शरीर की कोशिकाएं थायराइड की कोशिकाओं पर आक्रमण करती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह आपके हैशिमोटो रोग कहलाता है। जी हाँ, हैशिमोटो रोग जो होता है इसमें थायरॉक्सिन की बहुत अधिक कमी होती है। अगला प्रश्न है जो आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है,
रिप्रेसर प्रोटीन उत्पन्न की जाती है रेगुलेटर जीन द्वारा, ऑपरेटर जीन द्वारा, संरचनात्मक जीन द्वारा या प्रोमोटर जीन द्वारा की जाती है। तो रिप्रेसर प्रोटीन उत्पन्न की जाती है, किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, सभी लोग बताइएगा। तो ये आपके रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पन्न की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ओपेरान मॉडल के अनुसार दमनक प्रोटीन की उत्पत्ति नियामक जीन द्वारा होती है और नियामक जीन प्रचालक जीन से कुछ दूर उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, वायराइड पैदा करते हैं आपके टाबोको मोजेक, टुलिप येलो मोजेक, कालीफ्लावर मोजेक, पोटैटो स्पंडल मोजेक, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या। वो तो आपका अगला प्रश्न है, लेकिन पहले ये बताइए कि वायराइड पैदा करता है, वायराइड जो होता है वह क्या पैदा करता है। तो है आपका पोटैटो स्पंडल मोजेक की बात करेंगे। वायराइड सोचता है स्वगणित संक्रमण आरएनए कण है जिनकी खोज डेरर ने 1971 में की थी। ये पौधे में विभिन्न रोग जैसे पोटैटो स्पंडल मोजेक, क्राइसेंथेम, स्टंट आदि पैदा करती है। अब अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कि खोपड़ी में अस्थियों की कितनी संख्या होती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या दोस्तों 29 होती है। सिर का कंकाल करोट या खोपड़ी कहलाता है और यह 29 अस्थियों से मिलकर बना होता है। हैमबर्गर शिफ्ट को बाइकार्बोनेट शिफ्ट भी कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं या ये सभी कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हैमबर्ग शिफ्ट को क्या कहा जाता है। हैमबर्ग शिफ्ट को दोस्तों क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। आरबीसी द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 के परिवहन के समय बाइकार्बोनेट विकसित होकर प्लाज्मा में आने लगता है। इसलिए लाल रुधिर में यानी आरबीसी में प्लाज्मा में आए प्रत्येक बाइकार्बोनेट आयन HCO3- इसकी पूर्ति करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन अर्थात Cl लाल रुधिर में पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया को हैमबर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो आपने समझ लिया, हैमबर्गर शिफ्ट को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल के साथ बताया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला, मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पाया गया जो जीवाश्म है 260 मिलियन वर्ष पुराना है, 100 मिलियन, 50 मिलियन या 20 मिलियन वर्ष पुराना है। तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पाया गया जो जीवाश्म है कितने मिलियन वर्ष पुराना है। वह दोस्तों है लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना। मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पाया गया जीवाश्म है वह 100 से लेके 150 तक, 100 से लेके 150 मिलियन वर्ष तक पुराना। तो 100 से 150 के बीच कोई भी संख्या है तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं न्यूट्रोफिल में, बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में, मीनोसाइट्स में। तो अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं, किस में उपस्थित होते हैं, तो आपके बेसोफिल्स में उपस्थित होते हैं। बेसोफिल्स की कणिकाएं कम होती हैं और बेसिक डाई वाले रंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू से रंग जाती है और इसका केंद्रक 2 या 2 से अधिक पालियों का बना एस आकार या अनियमित होता है। तो ये भी सारी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कब्जा संधि पाई जाती है। जी हाँ, कब्जा संधि जो है किस में पाई जाती है, आपके फीमर व अल्ना के मध्य, ह्यूमरस व अल्ना के मध्य, फीमर व अंश मेखला के मध्य, फीमर व श्रोणि मेखला के अंदर। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आपके कब्जा संधि की बात कर रहे हैं। तो कब्जा संधि पाई जाती है, सभी बताइए। तो कब्जा संधि जो पाई जाती है ह्यूमस व अल्ना के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आर्द्र वातावरण में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। जी हाँ, जो आर्द्र वातावरण होता है उसमें पाई जाने वाली गैस जो होती है आपकी CH4 NH3 H2 H2O वाष्प अवस्था की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए, आर्द्र वातावरण में पृथ्वी पर क्या होता है, अधिक तापमान के कारण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये परमाणु अवस्था में थे। तापमान कम होने पर परमाणुओं ने आपस में संयोग कर पानी यानी वाष्प रूप में मीथेन, अमोनिया आदि बनाया। तो ये वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, आर्द्र वातावरण में पाई जाने वाली जो मुख्य गैसें होती हैं आपके स्क्रीन पर है। मीथेन, अमोनिया के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा प्रभावी कारक है, आरएच कारक, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म या वर्णांधता की बात करेंगे। तो प्रभावी कारक पूछा जा रहा है। प्रभावी आपका आरएच कारक होता है। क्यों होता है? लैंडस्टीनर एवं वेनिर ने मनुष्य में आरबीसी पर आरएच कारक की खोज की। इस प्रतिजन का निर्माण प्रभावी जीन आर के कारण होता है, इसलिए आरएच आयन व्यक्ति अप्रभावी जीन के लिए संयुग्मी होता है। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है आपके, साइजोगोनी पाई जाती है। जी हाँ, जो साइजोगोनी होती है मनुष्य के आरबीसी में, परजीवी के आंत में, मनुष्य के यकृत में या परजीवी के यकृत में पाई जाती है। तो साइजोगोनी जो पाई जाती है वह किस में पाई जाती है? तो वह आपके मनुष्य के यकृत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एसिड हाइड्रोलेस पाया जाता है गोल्जी काय में, ईआर में, लाइसोसोम में या रिक्तिका में। तो एसिड हाइड्रोलेस पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो ये आपके लाइसोसोम की बात करें। लाइसोसोम इकहरी कोशिका कला द्वारा घिरे कोशिकांग जिनकी खोज डी डुवे ने की थी और इनके मुख्य रूप से अम्लीय जल विश्लेषी एंजाइम होते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसे? आत्मघाती थैली की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिका पाई जाती है मानव में, चूहे में, खरगोश में, मेढक में। तो केंद्रक युक्त लाल रक्त कणिका किस में पाई जाती है? सभी बताइए। और वह कहलाती है मेढक। मेढक की लाल रक्त कणिका बड़ी, अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है। इसका जीवन काल 90 से 100 दिन का होता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रथम बार किसने विकसित किया? नाल एवं रस्का ने, रुडोल्फ एवं कोलिकर ने, रॉबर्ट हुक ने या स्वानसन ने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रथम बार किसने विकसित किया? तो दोस्तों नाल एवं रस्का की बात करेंगे। नाल एवं रस्का ने 1932 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। कब की थी? 1932। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? बिरकोह ने, स्लाइडेन एवं श्वान ने, रॉबर्ट हुक ने या मैकक्लिंटॉक की बात करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? हम बात करेंगे स्लाइडेन एवं श्वान की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हिस के बंडल हैं। तो हिस के जो बंडल होते हैं, निलियों को जाने वाले तंत्रिका ऊतक, हृदय को जाने वाले तंत्रिका ऊतक, नलियों को जाने वाले पेशी ऊतक, हृदय को जाने वाले पेशी ऊतक। तो हिस के जो बंडल होते हैं, इसके बंडल जो है नीलियों को जाने वाले पेशी ऊतक होते हैं। निलय की बात करें, हिस के बंडल अंतरानिलय पट के ऊपर की ओर चलता है और अग्र कलात्मक अंतरानिलय पट के स्तर पर पहुंचकर दाहिनी तथा बाईं शाखाओं में विभक्त हो जाता है और बाएं तथा दाएं दोनों निलियों की विभक्तियों में यह फैल जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइकस की कोलेराइड जड़ों में एनाबीना नील हरित शैवाल पाया जाता है। इस संबंध को क्या कहते हैं? सहोपकारिता, परजीविता, सहजीविता या प्रतिजीविता? तो साइकस की कोलेराइड जड़ों में एनाबीना नील हरित शैवाल जो पाया जाता है और इस संबंध को जो कहा जाता है वह कहलाता है सहजीविता। सहजीवन
सिम्बायोसिस की बात करेंगे। देखिए, सिम्बायोसिस में अंतःक्रिया करने वाले दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं और इस प्रकार का संबंध अविकल्पी होता है। फॉर एग्जाम्पल, नील हरित शैवाल एनाबीना साइकस की कोलेराइड जड़ों में रहती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। अगला प्रश्न है, नाशपाती में पाया जाने वाला फल कौन सा प्रकार होता है? बेरी, डूब, लोमेंटम या पोम? तो नाशपाती में पाए जाने वाला जो फल का प्रकार होता है वह आपका होता है पोम। जी हाँ, अगर आम का पूछा जाता है तो आम में होता है डूब, अमरूद का पूछा जाता है तो बेरी होता है, नाशपाती का पोम होता है और मूंगफली का आपका लुमेंटन होता है। मूंगफली का लुमेंटन हो जाएगा, बेरी हो जाएगा अमरूद का और डूब किसका हो जाएगा? आम का। ये चीज़ें ध्यान देना है, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों, लिंजिबर ऑफिसिनेल है। यह एक प्रकार की पत्ती है, रूपांतरित तना है, जड़ है या रूपांतरित जड़ है? सभी बताइए। जी हाँ, तो फिजिनबर जो ऑफिसिनेल कहलाता है यह हमारा एक रूपांतरित जड़ होती है। प्रकंद एक शाखित शांत क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला भूमिगत तना होता है। इसमें पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं और पर्व संधियों पर आवृत्ति सल्कपत्र होती है, जिनके कक्ष में कलिकाएं पाई जाती हैं। और अदरक या जिंजिबर ऑफिसिनेल की बात करें तो यहाँ पे अदरक भी आपका आ जाता है। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? देखिए, भिन्नताएं आपके असूति विभाजन, पुनर्योजन, उत्परिवर्तन, इन तीनों में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन आपका क्लोनिंग में नहीं होता है। क्लोन किसी जीव की अलैंगिक संतान होती है जिन्हें ऊतक संवर्धन की विधियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये जनक जीव बिल्कुल समान होते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से के सूक्ष्म पोषक मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कॉपर? सभी बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक कहलाता है? तो कॉपर की बात करें। देखिए, पादप भस्म के विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि विभिन्न पादपों में लगभग 92 खनिज तत्व उपस्थित होते हैं और इनमें 16 तत्व पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अतः इन्हें अनिवार्य तत्व कहा जाता है। इन्हें दो मुख्य समूहों में विभक्त किया जाता है, एक है दीर्घ मात्रिक तत्व, एक है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो सूक्ष्म में आपका कौन कौन सा आता है? आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम नहीं आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे दीर्घ में आते हैं। तो जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमारे दीर्घ में आ जाएंगे। बाकी सूक्ष्म और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। परितंत्र में नई जाति को प्रविष्ट कराने का परिणाम क्या होता है? सहजीवन, उन्नत विकास, संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा या इनमें से कोई नहीं? तो परितंत्र में नई जाति को प्रविष्ट कराने का परिणाम क्या होता है? और यह परिणाम होता है संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा। जब कोई नई जाति किसी परितंत्र में प्रवेश करती है तो संसाधनों की सीमितता के कारण विभिन्न जीवों एवं जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने लगती है, कंपटीशन होने लगता है और एक ही जात के जीवों के मध्य होने वाली अधिक हानिकारक होती है। जब एक ही जात के जीवों के मध्य होगा तो हानिकारक तो होगा ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी तंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंडरगोनिक, एंडोथर्मिक, एवं भी दोनों या एक्सोथर्मिक? तो जब किसी तंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों आपके एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक कहते हैं, अर्थात ए व बी दोनों ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा।
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जबकि ऊष्मा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया या तंत्र ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शेषी एंडोकार्मिक एंडोगोनिक अभिक्रिया का उदाहरण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोएंजाइम है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं Na+ हमारा कोएंजाइम कहलाता है। कोएंजाइम जो होता है अप्रोटीनी कार्बनिक सहकारक होते हैं जो हेलो एंजाइम की क्रिया के दौरान एपो एंजाइम में ढीले रूप में संलग्न होते हैं। एग्जाम्पल जैसे Na+ हो गया, NADP+ हो गया, COA हो गया, ठीक है, TPP हो गया, FMN हो गया, FAD हो गया, ये इत्यादि हमारे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की थी। जूलियन हेक्सले ने, बेंथम और हुकर ने, लिनियस ने या कैस्पर बाहिन की बात करेंगे। तो नामकरण की द्विनाम पद्धति जो प्रतिपादित की थी, किसने प्रतिपादित की थी, वह कहलाती है लिनियस ने प्रतिपादित की थी। सी बाल आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। यह दोस्तों जो रिक्तिका होती है उसको जो घेरने वाली झिल्ली होती है वह आपका टोनोप्लास्ट, जैकेट, कोशिका कला या टोनोप्लाज्म कहलाती है। तो रिक्तिका को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका में रिक्तिका एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और यह झिल्ली रिक्तिका के भीतर के पदार्थ या तरल द्रव को यह घेरे रहती है। अगला प्रश्न है, अगार अगार प्राप्त होता है क्लोरेला से, स्पाइरोगायरा से, यूलोथ्रिक्स से या जेलिडियम से होता है। तो अगार अगार किससे प्राप्त होता है, तो अगार अगार जो होता है ये आपके जेलिडियम से प्राप्त होता है। देखिए जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, टेलिरिया इत्यादि ये व्यावसायिक महत्व वाले लाल शैवाल हैं और ये जेली के समान पदार्थ अगार अगार उत्पन्न करते हैं जिसका प्रयोग मुख्यतः संवर्धन माध्यमों के निर्माण हेतु एवं अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। अगला है, ड्यूरामेन पाया जाता है द्वितीयक काष्ठ के भीतरी भाग में, रस काष्ठ में, द्वितीयक काष्ठ के बाह्य भाग में या परिरंभ में पाया जाता है। तो जो ड्यूरामेन होता है वह किस में पाया जाता है, तो ड्यूरामेन जो होता है वह आपके द्वितीयक काष्ठ के भीतरी भाग में पाया जाता है। अनेक वृक्षों के कुछ वर्षों के पश्चात तने के जाइलम तत्वों में गहरा भूरा रंग उत्पन्न हो जाता है और यह रंग विशेषकर केंद्रीय अथवा भीतरी परतों में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव उपस्थित होती है O3, CO2, SO2 या CH4। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव जो उपस्थित होता है वह हमारा क्या कहलाता है, तो सदैव उपस्थित होने वाला जो होता है वह हमारा O3 ओजोन की बात करेंगे। देखिए प्रकाश रासायनिक धुंध उच्च तापमान पर शहरों में नम वायु, सौर ऊर्जा, वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन के कारण उत्पन्न होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल तथा मुक्त ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। अगला है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या कहलाती है। जी हाँ, वायु द्वारा जो मृदा का स्थानांतरित होता है, मिट्टी का स्थानांतरित हो जाता है, वायु में मिलकर जो मिट्टी के कण होते हैं वह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी मिश्रोढ़ मृदा, वायुरोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या हिम नदी मृदा कहलाती है। तो वायु द्वारा स्थानांतरित जो मृदा और मिट्टी कहलाती है वह हमारी वायोढ़ मृदा कहला जाती है, वायोढ़ मिट्टी कहला जाती है। देखिए वायु द्वारा मृदा का स्थानांतरण शुष्क क्षेत्रों से अत्यंत समान होता है। यह मृदा रेतीली और वनस्पति बहुत कम होती है। मृदा का स्थानांतरण करने वाली कारकों की प्रकृति के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। एक होता है हिम नदी, ग्लेशियर द्वारा स्थानांतरित मृदा को हिम नदी, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा वयोढ़ हो गया, ठीक है। और जलोढ़ जो होता है ये जल द्वारा, बहते हुए जल द्वारा स्थानांतरित मृदा जलोढ़ हो गया।
जो मिश्रोण मृदा होती है, यह गुरुत्व द्वारा स्थानांतरित मृदा को मिश्रोण मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुक्रमण में लाइकेन प्रारंभिक वनस्पति होती है? जलानुक्रमण, लिथोशेयर, बालुक्रमक या मरुक्रमक की बात करेंगे। तो जिस अनुक्रमण में लाइकेन प्रारंभिक वनस्पति होता है वह हमारा हो जाता है लिथोशेयर। किसकी बात करेंगे? लिथोशेयर की बात करेंगे। लिथोशेयर एक प्रकार का मरुक्रमण है। क्या कहलाता है? मरुक्रमण होता है जो नग्न चट्टानों की सतह पर पाया जाता है और इसका वास्तविक आधार भूमि में जल की कमी होती है और कार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं, परंतु अकार्बनिक खनिज पाए जाते हैं और इस प्रकार के अनुक्रमण में प्रारंभिक वनस्पति लाइकेन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइनस में नर शंकु धारण करता है। जो पाइनस होता है उसमें जो नर शंकु होता है वह धारण करता है लिगूल, परागकोश, लघु बीजाणुपर्ण या गुरु बीजाणुपर्ण की बात करेंगे। तो पाइनस में नर शंकु जो धारण करता है वह आपका लघु बीजाणुपूर्ण धारण करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादप उत्पाद कठोरतम होता है? ऐसा पादप बताइए जो उसका उत्पाद कठोरतम होता हो। वह कहलाता है आपका स्पोरोपोलिन की बात करेंगे। ठीक है, स्पोरोपोलिन एक बहुलक होता है जो लिग्निन की अपेक्षा कठोर तंतु समान गुणों वाला होता है। अगला प्रश्न है, क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। जो क्लैंप कनेक्शन होता है किस में पाया जाता है? तो क्लैंप कनेक्शन आपके बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रसारोहण हेतु सर्वाधिक मान्यवाद कोशिकत्ववाद, मूलदापवाद, स्पंदवाद या वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद की बात करेंगे। तो रसारोहण हेतु सर्वाधिक मान्यवाद क्या कहलाता है? वह वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनावृत बीजों का लक्षण नहीं होता है? समांतर शिराविन्यास, बहुवर्षीय पादप, स्पष्ट शाखाएं या लंबी एवं छोटी शाखाएं या वाहिकाओं युक्त जाइलम। तो अनावृत बीजों का लक्षण कौन सा नहीं होता है, या आपको कमेंट करके बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। और इस मॉडल पेपर में प्रैक्टिस सेट में आपने 50 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। 7 PM में पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।